रहे हो निशी के पापा? सूरज सर पर चढ़ाया है, ऐसी सड़ी गर्मी पड़ रही है, लेकिन आपको उठना नहीं है। अरे उठ रहा हूँ भाग्यवान, तुम भी ना सुबह सुबह अपना टैप रिकॉर्डर लेकर चालू हो जाती हो। अरे कभी तो शांत रहा करो। अरे शर्म करो कुछ तो, एक तो खुद ही सो रहे हो, ऊपर से बच्चों को भी अपने साथ सुला रखा है। वो देखो ममता भाभी की प्रीति नहा धोकर शिव जी को अभिषेक करके आई, मंदिर भी हो आई, और एक ये है हमारे बच्चे, इन्हें तो खुद शिव जी आकर जगाए ना तो भी ना जगे। मम्मी भगवान के भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, हम भी अभी चले जाएंगे मंदिर। अगर मंदिर हो भी आई तो ऐसा कौन सा बड़ा काम कर लिया प्रीति ने? तभी तो देखो उसे कितने अच्छे घर का लड़का मिला है, और एक तू है, तेरे लिए लड़का ढूंढ ढूंढ कर मर गए, कोई लड़का तुझे पसंद ही नहीं आता। पता नहीं कौन सा प्रिंस चार्ल्स आएगा तेरे लिए। निशी बिस्तर पर खड़े होकर नाचने लगती है। अरे मम्मी प्रिंस चार्ल्स ही आएगा, अब परेशान क्यों होती हो? चलो अब उठी गई हो ना, तो फटाफट से आलू छिल्ले उबाल कर रख दिए। मम्मा आज फिर से आलू उबाल कर रख दिया। देखो देखो मुंह बन गया ना। अरे लड़की, तेरे जैसी उम्र में हमारे दो बच्चे हो गए थे, एक ये, इनसे आलू की चिप्स पापड़ नहीं बनाए जा रहे। एक कप चाय पिला दो रीना जी। उठ गए महाशय, तो आप भी चलिए हमारे साथ छत पर, तभी चाय और कॉफी मिलेगी। अरे आदमी गर्मी के मारे भस्म हुआ जा रहा है, और इनको इस 50 डिग्री में चाय चाहिए। देखो ममता भाभी की प्रीति ने एक बोरी आलू के पापड़ यूं बनाकर फेंक दिए। एक ये हमारे ढीठ निकम्मे बच्चे। ठीक है मम्मी, चलो जल्दी हम चल रहे हैं, नहीं तो थोड़ी ही दिन में विनीता चाची की कम्मू, मधुताई की बिन्नी, और तो और अर्चना मामी की नेहा के भी एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। तो ये था कानपुर में कृष्णानगर में रहने वाला रीना और सुरेश जी का परिवार। परिवार में दो प्यारे प्यारे बच्चे निशी और मोनू भी थे। जहां एक तरफ निशी को शादी से ज्यादा अपनी पढ़ाई की चिंता थी, तो वहीं मोनू का दिमाग सिर्फ खेल में लगा रहता था। सुरेश जी बड़े ही सीधे स्वभाव के इंसान थे, इसलिए रीना जी को लगता था कि उनके बिना घर नहीं चल सकता, और पूरे ब्रह्मांड के बराबर बोझ लेकर वो अपना घर चला रही थी। अरे जब मैंने कहा है तो आप देख कर आओ ना, वो लड़का देख कर तो आओ, आपसे जाया नहीं गया। आप देखो यहाँ लेटे लेटे टीवी देखी जा रही है। अरे रीना जी काहे इतना कलेश कर रही हो? अरे एक ही तो छुट्टी मिलती है, लेकिन नहीं, उसमें भी आपको कलेश ही करना है। चलो मैं चला अपने दोस्तों के साथ। हाँ, आपको तो बस बहाना चाहिए, लेकिन आप कहाँ हमारी सुनोगे। अरे लड़की पूरी तेज की हो गई है, जाने कब तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी और उसके लिए लड़का देखना शुरू करोगी। सुरेश जी चप्पल पहनते और शर्ट के बटन लगाते हुए कहते हैं, जिस दिन मेरी बिटिया कह देगी बस उसी दिन। इतना कहकर सुरेश जी घर से निकल जाते हैं। जहां एक तरफ सुरेश जी के विचार थे कि बच्चे की शादी तभी हो जब वो चाहे, लेकिन रीना जी थी कि एक टिपिकल माँ, उनकी बेटी का रिश्ता उसकी इच्छा नहीं बल्कि पड़ोसी की बेटी के रिश्ते पर डिपेंड करता था। अब जब पड़ोस वाली ममता भाभी की बेटी प्रीति का रिश्ता हो गया, तो फिर अपनी निशी का तो होना ही चाहिए ना। एक दिन शाम को निशी अपने रूम में बैठे हुए पढ़ाई कर रही थी, तभी एक बॉल उसकी खिड़की के कांच को तोड़ते हुए अंदर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं अभी अभी यहाँ से हटी थी, नहीं तो ये कांच सारा मेरे ऊपर ही होता। कौन है जिसको इतना क्रिकेट चढ़ा हुआ है? रुको आज देखती हूँ मैं। निशी जब नीचे झांकती है तो देखती है मोनू कुछ लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रहा है। रुक जा मोनू, आज तो तुझे मैं ही बताती हूँ। अरे नहीं दीदी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। निशी गुस्से में झाड़ू लेकर मोनू को मारने नीचे जाती है। अरे कहाँ जल्दी बिटिया रानी, ये झाड़ू लेकर हाथ में, और झांसी की रानी बनकर। मम्मी आप तो चुप ही रहिए बस प्लीज। अरे आखिर क्या हुआ बेटा? ये सब ना आप ही का किया धरा है। आपने मोनू को इस कदर सर पर चढ़ा रखा है। कभी उससे पढ़ने लिखने के लिए कहती हूँ क्या? नहीं ना। कभी घर के कामों के लिए कहती हूँ? देखो आज फिर से ऊपर वाले कमरे की खिड़की का कांच टूट गया। क्या खिड़की का कांच टूट गया? अरे इस नाच पीटी को तो आज मैं देखती हूँ, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। फिर एक तरफ जहाँ रीना जी हाथ में चप्पल लिए है, तो दूसरी तरफ निशी झाड़ू, और उसे लेकर दोनों माँ बेटी आज मोनू की हजामत बनाने के लिए गली में पहुंचती है। अपनी मम्मी और बहन को आता देख मोनू एक लड़के के पीछे छिप जाता है। भैया मुझे बचा लो ना, आज मुझे सिर्फ आप ही बचा सकते हो। अरे लेकिन हुआ क्या छोटे तुझे अचानक से? उस सामने से देख रहे हो ना जो दो औरतें आ रही है, वो मुझे सीधे चंडी का अवतार नजर आ रही है। मुझे बचा लो भैया प्लीज। अरे क्या हुआ आंटी, आप इस तरह गुस्से में क्यों लग रही है? अरे आज इसने फिर से क्रिकेट खेलते हुए खिड़की का कांच फोड़ दिया,
अब हमारे रोज खिड़की का कांच बदलवाए या फिर अपनी बेटी की शादी करे। क्या माँ, आप यहाँ भी चालू हो गई, हद है मतलब। आप मेरे भाई को मेरे हवाले कर दीजिए, हम उसके साथ जो करना होगा कर लेंगे। अच्छा मोनू, ये तेरी माँ और बहन है और तू इन्हें चंडी का अवतार कह रहा था। अरे छोटे, देखिए आप दोनों के हाथ में इतने अस्त्र शस्त्र और हथियार देखकर तो मैं उसे आपके हवाले नहीं कर सकता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो शॉट मैंने मारा था। तभी अमोल के पीछे छिपा हुआ मोनू कहता है, देखा सुन लिया दीदी, मैंने नहीं मारा शॉट, ये शॉट तो अमल भैया ने मारा है। चल अभी तो मैंने तुझे छोड़ दिया, तो घर तो आएगा ना, तब तुझसे निपटती हूँ। आज ही कोचिंग और कॉलेज से तेरा नाम कटवा रही हूँ। क्या मतलब है तेरी महंगी महंगी फीस भरकर? वैसे भी तेरी बहन की शादी के लिए दहेज भी इकट्ठा करना है। तेरे पापा तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे, सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर तो है। चलो मम्मी, आप भी ना शादी पुराण लेकर हर जगह बैठ जाती हो। अब आए दिन निशी देखती है कि अमोल गली के बाकी बच्चों के साथ कभी क्रिकेट कभी बास्केटबॉल खेल रहा है। सारे के सारे मिलकर इतना होड़दंग करते हैं कि निशी का पढ़ना भी दुबर हो जाता है। अरे यार, मेरे कल एग्जाम है और ये बच्चे भी न जाने कितना ही शोर मचाते। ये लोग पहले क्या कम शोर मचाते थे कि अब ऊंट जैसा लड़का भी लोगों के साथ खेलता है। पता नहीं क्या ही नल्ला आदमी है ये, न काम न धंधा न कोई जॉब, बस खेलते ही दिखता है ये हमेशा। जाने क्या ही करेगा ये अपनी लाइफ में। चलो मैं तो चली वाणी के घर पढ़ने, इसने तो मुझे पढ़ने ही नहीं देना आज। निशी तैयार होकर अपनी दोस्त के घर के लिए रवाना होती है। मम्मी मैं जा रही हूँ वाणी के घर पढ़ने। क्यों भाई, अब अपना घर छोटा पड़ रहा है क्या? आजकल माहौल वैसे ही खराब है, लड़कियां लड़कों के साथ ही भागी जा रही है। मम्मी आप भी ना कभी कुछ अच्छा बोलोगी कि नहीं? मुझे जाने दो मेरी माँ। इतना कहकर निशी जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने अमोल खड़ा होता है। वो आपकी छत पर हमारी बॉल आई है, प्लीज दे दीजिए ना। निशी गुस्से में घर के बाहर बिना कुछ जवाब दिए निकल जाती है और अमोल घर के अंदर। इधर निशी अपनी दोस्त वाणी के घर पहुंचती है। ओए निशी, तू भूल गई क्या कल हमारे एग्जाम है? अरे मुझे एग्जाम का याद है, तभी तो आई हूँ यार। ऐसे पागल पागल लोग पल्ले पड़ जाते ना, पूछो मत। हुआ क्या, बताओ तो सही। अच्छा रुक, पहले तू ये ठंडा पानी पी, फिर मुझे बता क्या हुआ है। हमारी इतनी कूल सी रहने वाली निशी का टेम्परेचर आज इतना हाई क्यों है? क्या हुआ यार? अरे मेरे पड़ोस में एक लड़का आया है, पता नहीं जाने कहां से आया है, पूरा दिन खेलते रहता है और उसने सारे बच्चों को इतना खिलाड़ी बना दिया है ना कि सारे बच्चे पूरा दिन कभी क्रिकेट कभी बास्केटबॉल कभी वॉलीबॉल कभी कबड्डी कुछ ना कुछ खेलते ही रहता है। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो पागल हो गई क्या वाणी? उनके खेल के चक्कर में मेरी पढ़ाई की बैंड बजी हुई है, मैं पढ़ ही नहीं पाती। अरे लेकिन रहने आए हैं, मतलब खुद से लिया है या किराएदार? मुझे उस बंदर के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही पता करना है। मुझे तो उसकी शक्ल देखकर खून खौल जाता है। अरे उम्र में 27-28 से बिल्कुल भी कम नहीं होगा, लेकिन कुछ करता ही नहीं है, एकदम नल्ला है नल्ला। अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा ऐसा क्या? चल ठीक है यार, अपने को क्या करना है, हम अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं, कल एग्जाम है ना। वाणी मुझे भी ना कल के एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है। वैसे मेरी तैयारी तो पूरी है, लेकिन कॉलेज में लास्ट ईयर में मैं कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि इस बार गोल्ड मेडल ही मिले। अरे तुझे ही मिलेगा मेरी जान, तू क्यों चिंता करती है, तेरी इतनी पढ़ाई ऐसे बेकार थोड़ी ना जाएगी। इधर निशी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी और उसके बाद आगे पीएचडी की प्लानिंग कर रही थी। अगर भूल से कभी रीना जी शादी का कह भी देती तो निशी का गुस्सा देखने लायक होता था। फिर एक दिन निशी अपने घर से रेडी होकर मार्केट के लिए जा रही थी। आज तो वाणी के साथ मस्त शॉपिंग करूंगी। तभी उसे गली के कोने पर अपनी सहेली दिव्या दिखाई देती है। निशी, अरे दिव्या तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे कितनी बार बताया था, मेरी बुआ जी भी तेरी गली में रहने आ गई है। अच्छा तूने बताया होगा, लेकिन मेरा शायद ध्यान नहीं था, मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं है। कैसे याद होगा पढ़ाओ को मैडम। अच्छा चल कोई ना, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई। एग्जाम कैसे रहे? पता नहीं, अब जाने कब मिलना होगा। हाँ यार, पोस्ट ग्रेजुएशन तो अब हो चुका, आगे देखते हैं क्या करना है। तू तो ऐसे कह रही है तो फिर से एक नई और डिग्री की शुरुआत कर देगी। बस वही समझ। तुझे शादी वादी नहीं करनी क्या? नो वे। मेरी तो बस नवंबर में शादी है। क्या तेरा रोका हो गया? उसी सिलसिले में मम्मी के साथ बुआ के घर आई थी। अच्छा, तेरी बुआ का घर कौन सा है दिव्या? पूरा ऑरेंज कलर का पेंट है ना। तभी उसे घर से अमोल निकलकर जाता हुआ दिखाई देता है।
एक मिनट दिव्या, ये जो लड़का निकला तेरी बुआ के घर से वो कौन है? वो मेरे भैया है, अमोल भैया। क्या ये तेरी बुआ के बेटे हैं? ऑफ कोर्स निशी। अरे लेकिन वो कुछ करते क्यों नहीं है? मैं तो उन्हें बस पूरे दिन बाहर खेलते हुए देखती हूँ। पागल, वो एमएनसी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो कह रही है कुछ करती क्यों नहीं? उन्हें पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। वो तो इस बार उनकी कंपनी ने उन्हें 6 मंथ का वर्क फ्रॉम होम दिया है, इसलिए वो आए हुए हैं। वैसे उनका जॉब ना पुणे में है। तूने उन्हें कभी देखा भी नहीं होगा। हाँ यार, मैंने इससे पहले कभी देखा तो नहीं। क्योंकि बुआ फूफा जी अभी 3 साल पहले ही तेरी कॉलोनी में रहने आए हैं, और भैया तो 5 साल से पुणे में है। बीच में कभी एक आध बार उनका 1-2 दिन के लिए आना हुआ है। तू कह रही है तेरे भैया एमएनसी में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, लेकिन मैं तो उनको पूरा दिन यहाँ गली में खेलते हुए ही देखती हूँ। पागल, उनका ना ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट है। कुछ पता है ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट के बारे में? शाम को 6 बजे से रात के 3 बजे तक होती है। चल मैं चलती हूँ, मम्मी और बुआ इंतजार कर रही होंगी। अब तो निशी की सोच अमोल के लिए बिल्कुल बदल चुकी थी। अब निशी के मन मयूर नाचने लगे। वो जब भी अमोल को देखती तो सोचती, हाय कितना टैलेंटेड लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैं उसे क्या क्या कहती थी। फिर एक दिन माँ मोनू की पिटाई कर रही थी। आज मैं तुझे देखती हूँ, आज तेरा ये सारा खेल बंद करवाती हूँ। आजा बेटा, आज तेरा ये बैट बचेगा या फिर मेरी चप्पल। मम्मी की जोरदार मीठी वाणी सुनकर निशी भागी हुई आती है। अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो लड़का है नल्ला, एकदम नल्ला, न खुद पढ़ा लिखा न दूसरों को पढ़ने देता है। आज तो मैं इस मोनू की टांगे तोड़ दूंगी। ऐसे नहीं है अमोल भैया, ऐसे नहीं है मम्मी, अब भी न जाने क्या क्या कहती रहती हो। हाँ, वो तो बड़ा ही 30 मार खा है। तू पूछ तेरी बहन से कितना होशियार है वो लड़का। अब कुछ नहीं जानते उनके बारे में। हाँ, तेरा अमोल भैया बहुत बड़ा इंजीनियर है ना जैसे। अब निशी को इस समय बोलना किसी भी हिसाब से ठीक नहीं लगा। तो उसने चुप रहना ही ठीक समझा, क्योंकि ये सारी लगाई हुई आग उसी की तो थी। थोड़ी देर बाद जब मामला शांत होता है तब, वैसे कैसे हैं तेरा अमोल भैया? अब आप क्यों पूछ रही हो? ये सब आपके कारण हुआ है दीदी, आपके कारण कोई मेरी बात सुनता नहीं है। अच्छा जी, मेरे कारण हुआ ये सब, तो इसका मतलब मुझे ही सुधरना पड़ेगा। अब निशी अगले दिन से घर के सारे काम भाग भाग कर करना शुरू करती है। कभी निशी बर्तन साफ करती, कभी निशी चपातियां बनाती, कभी पौधों में पानी देती, तो कभी निशी कपड़े धोती। फिर एक दिन, निशी बेटा तुझे हुआ क्या है? तू वास्तव में ही एकदम रानी बेटी बन गई है। हाँ मम्मी, वो मैंने अब सोच लिया है कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो अब आगे का आप लोग सोचिए क्या करना है। हम क्या सोचेंगे बेटा, इतने सालों से तेरी शादी के पीछे पड़े थे, लेकिन तेरा ही मन नहीं था। अब मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं तेरी शादी तभी करूंगी जब तू कहेगी, और तेरी पसंद के लड़के के साथ ही होगी तेरी शादी। हे भगवान, ये क्या कह रही हो मम्मी? तब मेरा मन नहीं था, अब भी आप मेरे मन को नहीं समझ पा रही हैं। क्या सोच रही है बेटा? नहीं कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। मैंने ना आज आपके लिए बढ़िया कोफ्ते बनाने का प्लान किया है। वाह, मैं तो वारी जाऊं अपनी निशी पर। ऐसे बच्चे कहाँ ही होते आजकल। तो एक काम कर बेटा, मंदिर में कीर्तन होना है, थोड़ा सा भोग प्रसाद बना दे। क्यों नहीं मम्मी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब ऐसी गर्मी में निशी की भोग प्रसाद और कोफ्ते बना बनाकर हालत खुद कोफ्ते जैसी हो जाती है। फिर भी निशी सबके लिए बढ़िया प्रसाद बनाती है। मंदिर में सब निशी के बने हुए भोग प्रसाद की बहुत तारीफ करते हैं। निशी, आज का भोग तो बहुत अच्छा बनाया था तूने, सबने बहुत ज्यादा तारीफ की, मेरा तो दिल खुश हो गया। लाओ मम्मी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप मंदिर से आते हुए थक गई होंगी ना। अरे अरे, ये क्या हो गया है मेरी बिटिया को? हैं? चल तुझे झाड़ा लगवा कर लाती हूँ। रीना जी निशी के माथे पर हाथ रखकर बुखार चेक करती है। निशी रीना के पैर दबा रही है, तभी सुरेश जी घर आते हैं। ले निशी, ये तेरे लिए शास्त्री मार्केट की फेमस बल्ला चाट। इसकी क्या जरूरत है, मैं घर पर बना लेती ना। रीना और सुरेश जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। बेटा तू ठीक तो है ना? आजकल क्यों इतना काम कर रही है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तेरी माँ ने कुछ कहा है क्या? हाँ हाँ, आप मुझ में ही दोष देखना हमेशा, मैंने ही कुछ कहा होगा उससे। आपने ये तो नहीं कहा कि पहले ये बिल्कुल भी काम नहीं करती थी और अब पूरा दिन मेरी मदद करती है? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है और मुझे मेरे फर्ज से कोई पीछे हटने नहीं दे सकता। वैसे प्रीति ने पिछली बार 1 बोरी के पापड़ चिप्स बनाए थे ना मम्मी,
इस बार मैं 2 बोरी बनाऊंगी, वो भी अकेले। तू इतनी ज्यादा परेशान मत हो बेटा, क्यों इतना सर दर्द ले रही है? तुझे अपनी माँ की कोई बात दिल पर लग गई है क्या? नहीं ना पापा, ये तो मेरा इस घर के प्रति कर्तव्य है जो मुझे निभाना है, इसमें परेशानी कैसी? मैं आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। निशी दोनों के लिए पानी लेने चली जाती है। रीना जी और सुरेश जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। तुम्हें सपनों की दुनिया की पड़ी है और मुझे चिंता है उसकी। कल ही उसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अच्छा सुनो, एक लड़का है, मुझे किसी जानने वाले ने बताया, देखो जरा कैसा है और निशी के लिए कैसा रहेगा। ये लड़का तो बड़ा जाना पहचाना लग रहा है मुझे। तुम्हें तो सारे जाने पहचाने लगते। अरे पूरा दिन गली में जो दौड़ लगाती रहती हो। तभी निशी भी शरबत लेकर आती है। लो पापा, ये पानी और ये बेल का शरबत। लेकिन बेटा सिर्फ पानी पिला देती ना। लो जी लो। अच्छा बेटा ये फोटो देख जरा, तेरे लिए रिश्ता आया है। लेकिन निशी फोटो देखने से पहले ही फोटो फाड़ कर फेंक देती है। नहीं नहीं, मुझे बस आप लोगों की सेवा करनी है मम्मी पापा, आपके चरणों में मेरा स्वर्ग है। अब निशी अगले दिन से तेज चटक धूप में 2 बोरी की चिप्स पापड़ बनाना शुरू करती है। करते करते लगभग 1 महीना निकल जाता है। फिर एक दिन सुरेश जी और रीना जी निशी को अपने पास बिठाते हैं। बेटा बता, तूने तो हमारा दिल खुश कर दिया है, कितने अच्छे से घर संभाल लिया है। ये बता तुझे क्या चाहिए? हाँ हाँ बोल बेटा। पापा मेरी शादी अमोल से करा दो ना। कौन है ये अमोल? फोटो दिखा। अमोल से शादी? रीना जी आंखें तैरती हुई कहती है। निशी जल्दी से अमोल का सोशल मीडिया से फोटो निकाल कर दिखाती है। अरे इसी लड़के का तो फोटो लेकर आया था जो तुमने उस दिन फाड़ दिया। क्या? देखो मैंने कहा था ना, देखा देखा लग रहा है लड़का। अरे अब उसे हमेशा वो सड़ी सी टी शर्ट और चड्डे में ही दिखा है, एकदम फटीचर। क्या सोच कर लाए थे ये रिश्ता? अब तो निशी को भी पसंद है वो छपरी लड़का। अरे रीना जी, वो लड़का बहुत बड़ा इंजीनियर है, पूरे 40 लाख का पैकेज है उसका। हाँ पापा मुझे सब पता है लेकिन पहले पता होता कि आप उसी का रिश्ता लेकर आए हो तो इतने पापड़ तो ना बेलने पड़ते। रोहन बाहर एक पार्क में जाता है, वहाँ पे नेहा भी आती है। मैं थक गया हूँ नेहा, पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे, जब हम साथ होंगे, ढेर सारा पैसा होगा। आएगा रोहन, वो दिन भी आएगा और तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है वो सब तुम कर तो रहे ही हो। वही तो, ऑफिस में बॉस है कि सैलरी बढ़ा ही नहीं रहा। अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है बस। हम साथ ही रहेंगे, कुछ सोचते हैं, लेकिन अभी घर चलते हैं वरना इतनी रात को किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कल बालकनी में मिलती हूँ, बाय। अच्छा ठीक है, बाय। नेहा घर जाती है तो घर पे उसकी माँ जग रही थी। ये कोई समय है घर आने का? कहाँ थी तुम? माँ मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी। तुम किस दोस्त से मिलने गई थी जानती हूँ मैं। साफ साफ सुन लो, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो कल तैयार रहना और कोशिश करना कि ये रायता जो फैलाया है ना वो समेट के आओ। क्या? कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मुझे रोहन से बात करनी होगी। नेहा रोहन को फोन लगाती है। हेलो रोहन, रोहन सुनो ना। हाँ नेहा बताओ क्या बात है, तुम इतनी डरी हुई क्यों? रोहन कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अब क्या होगा? क्या होगा रोहन? क्या कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं? हाँ रोहन, मुझे अभी माँ ने बताया। ठीक है नेहा, तुम टेंशन ना लो, मैं कुछ सोचता हूँ। रोहन प्लीज कुछ करो। हाँ करता हूँ जानू। शाम का समय, नेहा तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठी होती है। ये रोहन का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? लड़के वाले देखने आते ही होंगे। दरवाजे पर घंटी बजती है, दरवाजा खुलता है और लड़के वाले अंदर आते हैं। आइए आइए बैठिए, बहुत अच्छा लगा कि आप सब हमारे घर आए। हाँ, नेहा की तस्वीर देखी थी, बहुत पसंद आ गई और आज खुद देखने का मौका भी मिल गया। आप तो तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन एक बात पूछूं, आप बालकनी में बहुत हंसती है क्या? नेहा एकदम चौंक जाती है। विमला भी चौंक कर लड़की की ओर देखती है। मतलब? अरे मैं तो पड़ोस वाली आंटी से पूछ रहा था ये बिल्डिंग में कौन कौन रहता है, तो उन्होंने कहा वो जो बालकनी वाली लड़की है वही नेहा है। कह रही थी रोहन से बहुत बनती है उसकी। नेहा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। विमला की नजरें एकदम सख्त हो जाती है। अरे वो तो मोहल्ले की बात है, वो लोग तो कुछ भी बोलते हैं।
हमें तो ये रिश्ता बहुत पसंद आया था, पर अब थोड़ा सोचने का मन हो रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर फिर से घंटी बजती है। सब चौंक कर दरवाजे की ओर देखते हैं। विमला दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा है रोहन। रोहन, रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना था लड़के वाले आ रहे हैं नेहा को देखने, तो सोचा मैं भी आकर मिल लूं। आखिर नेहा हमारी बिल्डिंग में ही तो रहती है। ओहो, ये तो पैसे वाले लगते हैं। इतने गहने यहाँ पहन कर आए तो घर पर कितने रखे होंगे, और बाहर इतनी महंगी कार भी खड़ी है। इस मौके को ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दे सकते। वैसे लड़का तो अच्छा है, लेकिन नेहा सोच समझ के हाँ कहना, कोई जल्दी नहीं है। क्यों ना हाँ बोले? अरे लड़का इतना अच्छा है, नेहा को पसंद है तो दिक्कत क्या है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम भी थोड़ा सोच के बताएंगे। फोन पे बात होगी, चलते हैं। जी जरूर, उम्मीद है आपकी हाँ ही होगी। और लड़के वाले चले जाते हैं। रात का समय, नेहा अपने कमरे में बैठी होती है। तभी रोहन की कॉल आती है। हाँ रोहन, सब चले गए। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मेरे दिमाग में एक प्लान है। अब असली खेल शुरू करते हैं। तुम शादी के लिए हाँ कर दो। क्या? ये तुम कैसे कह सकते हो रोहन? देखो नेहा, ये बहुत अच्छा मौका है। वो लोग बहुत अमीर हैं। एक बार शादी हो गई तो एलिमनी से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। अपनी लाइफ सेट हो जाएगी यार। हाँ वो तो ठीक है, पर शादी के बाद हमारा क्या होगा? अरे तुम 2-3 महीने प्यार से रहो, फिर धीरे धीरे माहौल बनाना, और फिर डाइवोर्स फाइल कर देना। तुम्हारी तरफ से गवाही मैं दे दूंगा कि ससुराल वाले तंग करते हैं, और हम भी तो बातें करते रहेंगे ना। मुझे डर लग रहा है, अगर किसी को हम पर शक हुआ तो? अरे बेकार में परेशान हो रही हो जानू, किसी को शक कैसे होगा। अच्छा ठीक है, तुम अभी बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, मैं कल बोल दूंगी माँ को। अभी सोने जा रही हूँ, बाय। अगले दिन विक्रम नेहा को कॉल करता है। हाय नेहा, मुझे तुम्हारा नंबर माँ से मिला। तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, बताइए फोन कैसे करना हुआ? वो मैं ये सोच रहा था कि अब तो हमारी शादी हो रही है, क्यों ना हम एक दूसरे को और जान पहचान लें। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना हम बाहर मिलें। तब तक विमला पीछे से आती है और ये सुनकर तुरंत फोन ले लेती है। हाँ विक्रम, क्यों नहीं, तुम लोगों को जरूर मिलना चाहिए। नेहा जरूर आएगी, तुम एड्रेस भेज देना। जी जरूर आंटी। देख नेहा, वैसे ही मोहल्ले वाले 10 बातें बना रहे हैं, ये रिश्ता निकलना नहीं चाहिए। चुपचाप मिलने चली जाना। हाय विक्रम, आपको ज्यादा देर तो नहीं होगी? अरे नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। तुम बैठो ना, बहुत सुंदर लग रही हो आज। थैंक यू। वैसे बारिश और कॉफी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बस साथ सही होना चाहिए। बिल्कुल, और आपकी बातों का भी जवाब नहीं है। सो तो है, मैं झूठ नहीं बोलता। अच्छा जी। बस एक बात पूछूं? पूछिए। रोहन कैसा है? मतलब थोड़ा ज्यादा ही दोस्ताना हो गया था तुमसे, है ना? क्या मतलब? नहीं, यूं ही पूछ लिया। मोहल्ले में बातें तो बनी जाती है। वैसे भी रोहन की आंखें किसी एक पर टिकेंगी, इसमें तो शक ही है। लोगों को तो बस बात करने का बहाना चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे रोहन पसंद नहीं है। मैं चाहूंगा कि अब तुम भी उससे धीरे धीरे अपनी दोस्ती खत्म कर दो। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। काफी टाइम हो गया है, हमने बहुत बातें भी कर ली। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे भी निकलना होगा। अच्छा ठीक है। रात का समय, रोहन नेहा को फोन करता है। हेलो जानू। हेलो रोहन। क्या बात है, आजकल बहुत बिजी हो गई हो। आज विक्रम से मिलने भी गई थी और बताया भी नहीं। तुम्हें कैसे पता? नीतू आंटी कह रही थी। ये नीतू आंटी भी ना पीछे पड़ गई है। तुम अपनी प्लानिंग भूल तो नहीं रही हो ना? कहीं तुम्हें वो विक्रम पसंद तो नहीं आने लगा? कैसी बात कर रहे हो रोहन, मैं हमारे लिए तो आज उससे मिलने गई थी। तुम फोन रखो, मुझे फिलहाल बात ही नहीं करनी किसी से। नेहा परेशान होकर फोन रख देती है। कुछ दिनों बाद नेहा की बारात आती है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। सभी मेहमान आए होते हैं। नेहा और विक्रम की शादी हो जाती है और नेहा अपने ससुराल चली जाती है। नेहा का ससुराल में पहला दिन। नेहा की सास उसके रूम में आती है। नेहा, तुम्हें देखने कुछ मेहमान आए हैं,
तैयार होके जल्दी से आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सासू माँ तो ये बोलकर चली जाती हैं। क्या आफत है ये, अभी अभी तो चेंज किया था, अब फिर से तैयार होना पड़ेगा। भाड़ में जाए, मैं चली सोने। इतना बोल के नेहा सो जाती है। नीचे सब उसका इंतजार कर रहे थे। नेहा आई नहीं अभी तक, बहुत समय हो गया, कोई बात है क्या? नहीं तो कोई बात नहीं, आती होगी नेहा। रुकिए मैं बोल के आती हूँ। अरे रहने दीजिए, अभी हमें थोड़ा लेट हो रहा है, बाद में आके नेहा से मिल लेंगे, चलते हैं। माफ कीजिएगा, हमें अच्छा नहीं लगा आपको ऐसे जाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर मेहमान चले जाते हैं। सासू माँ नेहा के कमरे में जाती है। नेहा, ये क्या तुम सो रही हो? तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था ना, तुम सो कैसे सकती हो? ओ पता नहीं माँ जी, नींद कैसे आ गई, बहुत थक गई थी तो सोचा सो लेती हूँ थोड़ा। तुम्हारी वजह से पहले दिन ही हमारी बेइज्जती हो गई, मेहमानों को बिना मिले ही लौटना पड़ा। अरे तो क्या मैंने उनसे मिलने का ठेका लिया है? नहीं मिलना था मुझे, इसलिए मैं नहीं आई बस। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बात करने का तरीका नहीं सिखाया, या फिर मैं तुम्हें सिखाऊं तरीका? अगर आपने कुछ और कहा ना तो मैं सब कुछ विक्रम को बता दूंगी, फिर आप जानती हो ना क्या होगा। सासू माँ थोड़ी डर जाती है और चुप होकर वहां से चली जाती है। हेलो जानू। हाँ बोलो रोहन। तुम्हें याद है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने आज से ही अपना काम शुरू भी कर दिया है, अब तुम बस देखते जाओ। अरे वाह, सही जा रही हो एकदम। चलो ठीक है, मैं तुमको बाद में खुद से फोन करूंगी और आगे के बारे में बताऊंगी। तब तक सासू माँ आ जाती है। क्या हुआ नेहा, किससे बातें कर रही थी और किसे फोन करके क्या बताओगी? कुछ भी तो नहीं, मैं माँ से बात कर रही थी। तो फिर इतना डर क्यों गई? डर नहीं तो मैं क्यों डरूंगी। अच्छा माँ जी मैं आती हूँ अभी। अगला दिन सासू माँ हॉल में बैठी है। विक्रम भी आता है। विक्रम, नेहा क्या कर रही है, उसे भी नाश्ते के लिए बुलाओ। माँ लेकिन वो तो सो रही है अभी, कह रही थी बहुत थकान लग गई। अरे हम भी तो इस घर में ब्याह के आए हैं, हम भी तो थके थे, लेकिन सुबह 4 बजे ही बिस्तर छोड़ दिया था, उसके बाद रात के 10 बजे ही दोबारा बिस्तर मिलता था। अरे घर के कुछ कायदे कानून भी होते हैं। माँ क्या आप भी, आपके जमाने की बात कुछ और थी, अब जमाना बदल चुका है। अभी बीवी को आए 1 दिन नहीं हुआ और तू अभी से उसकी साइड ले रहा है, बस यही देखना बाकी था। माँ आप ज्यादा सोच रही हो, मुझे नाश्ता दे दो, मैं काम के लिए निकलता हूँ फिर। आज तो दे रही हूँ, लेकिन कल से अपनी बीवी से ले लेना नाश्ता। अच्छा अच्छा ठीक है। और सुन, अपनी बीवी पे थोड़ा ध्यान दे, मुझे लगता है कल वो रोहन से बात कर रही थी। रोहन से? नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बस तुझे ध्यान देने के लिए कह रही हूँ, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है माँ। नेहा रोहन से बात कर रही थी, मुझे अब देखना पड़ेगा। दिन का समय सासू माँ नेहा के कमरे में जाती है। अरे नेहा, तुम गेम खेल रही हो? तुम्हें काम भी करना है कि नहीं किचन में? मैंने सोचा आप कर ही रही हैं, तो मेरी क्या जरूरत। तुम अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ ना दो। किचन में बर्तन पड़े हैं, मैं लेटने जा रही हूँ, उठूं तब तक बर्तन साफ हो जाने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। सासू माँ सोने चली जाती है और उनके जाते ही नेहा भी सो जाती है। शाम को, हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहा है तू मुझे। एक काम बोला तो वो भी नहीं हुआ इससे, एक दिन में मैं तो परेशान हो गई हूँ। सासू माँ किचन में काम कर रही होती है, तब तक नेहा वहां आ जाती है। अरे माँ जी ये क्या, आपने सारा खाना बना दिया? मैं आ तो रही थी खाना बनाने। सब समझती हूँ तुम क्या करना चाहती हो। जिसे खाना बनाना होता है ना, वो जल्दी आके सारे काम करता है। तुम्हारी तरह 10 बजे खाना बनाने नहीं आता। चलो फिर भी बर्तन पड़े, वही साफ कर दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैंने अभी ही नए नेल एक्सटेंशंस कराए हैं, बर्तन धोने से मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, तो बर्तन तो आप ही धुल लो, चलती हूँ मैं। नेहा अपने रूम में चली जाती है और रोहन से फोन पे बात करती है। हेलो रोहन। हेलो जानू, कैसी हो? मेरा तो हाल भी हाल है, पूछो मत, यहाँ सब इतना काम करवाते हैं, मैं थकी जाती हूँ। तब तक विक्रम आ जाता है। किससे बात कर रही हो नेहा? नेहा फोन कट कर देती है। किसी से तो नहीं, मेरी फ्रेंड थी। आप कब आए? मैं तो अभी आया और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? ये लो नेहा, मुझे तुम्हारी साइन चाहिए इस पर। मैं चाहता हूँ कि अब इस प्रॉपर्टी की या जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास हो, उसके एक हिस्सेदार तुम भी हो। क्या? विक्रम आप कितने अच्छे हैं,
मैं अभी इस पर साइन कर देती हूँ। थैंक यू नेहा। विक्रम, आपको थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरे वाह, ये तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा मिल जाएगा। चलो अच्छा है। नेहा कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाती है। नेहा अपने मायके में है, सभी हॉल में बैठे थे। नेहा, तेरी सास कैसी है? मेरी सास बहुत दुष्ट है, बहुत ताने देती है। विक्रम तो मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी माँ। क्या विक्रम तुझे मारता है? उसकी इतनी हिम्मत? लेकिन मुझे तो वो ठीक लगा था। नहीं माँ, विक्रम ने कई बार मुझ पर हाथ उठाया है। मैं थक गई हूँ माँ। अच्छा, तू रो मत, मैं विक्रम से बात करूंगी। नहीं माँ, आप विक्रम से कुछ बात मत करना। विमला नेहा को चुप कराती है। रात में रोहन और नेहा बालकनी में मिलते हैं। तो फिर नेहा, कैसी चल रही है तैयारी? तैयारी एकदम प्लान के मुताबिक चल रही है। अब बस कल डाइवोर्स पेपर विक्रम के घर पहुंच जाएंगे, तब देखो क्या होता है। ओहो, अब तो हम जल्द ही अमीर होने वाले हैं, मजा आ जाएगा। रुको रुको, अभी पैसे आने तो दो। अरे आ जाएंगे वो भी, अब तो मस्त नींद आएगी भाई। तो चलते हैं सोने, बाय। अगले दिन सुबह डाइवोर्स पेपर्स विक्रम के घर पहुंच जाते हैं। विक्रम विमला को फोन लगाता है। वाह आंटी, वहां जाते ही नेहा ने मुझे डाइवोर्स पेपर्स भेज दिया। क्या डाइवोर्स पेपर्स? भोली मत बनिए, मुझे पता है, अब सब जानती है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। विमला नेहा के पास जाती है। नेहा, ये तूने क्या किया? तूने डाइवोर्स क्यों फाइल किया? क्योंकि अब मुझे बाहर नहीं जाना माँ। डाइवोर्स बहुत बड़ा कदम है नेहा। मुझे तो लगता है जरूर उस रोहन ने ही तुझे पट्टी पढ़ाई है। ये क्या बोल रही हो? अरे बोलेंगे तो अब ये समाज वाले, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? नीतू और सल्ला तो वैसे भी हमारे पीछे पड़ी रहती है। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक ठीक हो जाएगा? सब बर्बाद हो जाएगा। अब जो होना होगा कोर्ट में होगा। विमला रोती रहती है। नेहा, क्या तुम इस डाइवोर्स के लिए श्योर हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। विक्रम नेहा की तरफ गुस्से में देखता है। क्या तुम्हें डाइवोर्स के साथ और कुछ भी चाहिए? हाँ, विक्रम ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मुझे बदले में एलिमनी चाहिए। ठीक है, आपके फैसले पर विचार किया जाएगा, हमें थोड़ा समय दीजिए। वकील आता है और एलिमनी का अमाउंट अनाउंस करने वाला था कि विक्रम बोल पड़ता है। वकील साहब, जरा ये पेपर्स देख लीजिए एक बार। वकील पेपर्स पढ़ता है। मुझे माफ करना नेहा, लेकिन तुमने इस पेपर पे साइन किया है जिस पे लिखा है कि अगर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन बनी तो मुझे विक्रम से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें एलिमनी का 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। विक्रम के ये बोलते ही रोहन और नेहा चौंक गए। क्यों नेहा, चौंक गई ना? उस दिन घर पर ही मैंने तुमसे उन पेपर्स पे साइन करवा लिए थे। तुमने मुझे धोखा दिया है। और तुमने क्या किया? मुझे तुम्हारे और रोहन के बारे में सब पता चल गया था। रात भर फोन पे रोहन से बातें करना, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो, इसलिए मैंने पहले ही तुमसे साइन ले लिए थे। मैंने तो बस धोखे का जवाब धोखे से दिया है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। अरे ये झूठ बोल रहा है। नेहा ने मुझे सब बताया था कि तू उसे मारता है, उसे परेशान करता है। नेहा की सास उसे परेशान करती थी, किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। नेहा रोती रहती है। देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये डाइवोर्स हो चुका है और एलिमनी में 1 रुपया भी नेहा को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पेपर पर नेहा के साइन है। अच्छा, यही रहेगा कि आप लोग समझदारी से काम ले। अब आप लोग जा सकते हैं। हाय हाय, कितनी गर्मी है। मेरी दोनों बहुओं ने एक कमरे पर कब्जा कर रखा है और मुझे गर्मी में मरने के लिए यहाँ छोड़ रखा है। पसीना बह बह कर बुरा हाल हो गया मेरा। सविता अपनी साड़ी के पल्लू से अपना पसीना साफ करती है, तभी बड़ी बहू रितु हाथों में नींबू पानी लिए आती है। कितनी गर्मी है बाहर, हाय, मैं तो कमरे में ही ठीक थी। अच्छा, मुझे तो लगा बाहर बर्फ गिर रही है, इसीलिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ। बर्फ नहीं, अंगारे गिर रहे हैं माँ जी। सारा दिन तो तुम दोनों जैसे सांप अपने बिल में रहता है ना, वैसे अपने कमरे में घुसी रहती हो। इस गर्मी की मार तो मैं झेलती हूँ बाहर। तो मैं क्या करूं? आप क्या चाहती हैं, आपको अपने कमरे में रख लूं? शोर की आवाज सुनकर छोटी बहू भी अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हो गया, क्यों बहस कर रहे हैं आप दोनों? गर्मी की वजह से दिमाग गर्म हो गया है क्या? मेरा दिमाग तो ठंडा है, माँ जी के दिमाग को आग लगी है। जितने गर्मी में तुम दोनों ने मुझे रखा है ना, दिमाग में तो क्या बदन में भी आग लग जाए।
तो हमने कहा था क्या 2.5 कमरे का ससुराल बनाने के लिए? अच्छे खासे 4 कमरों का ससुराल बना लेती, कोई दिक्कत तो ना होती। इतने बड़े दिल्ली शहर में 2.5 कमरे का ससुराल मिल गया, ये भी बड़ी बात है, वरना लोग तो 1 कमरे में ही गुजारा कर रहे हैं। करने वाले कर रहे होंगे, हमसे ना हो पाएगा। और हमसे तो बिल्कुल ना हो पाएगा। तुम दोनों से वैसे भी कहाँ कुछ हो पाता है। सर्दी गर्मी हो या बरसात, प्राइवेसी है सबसे खास, इसीलिए आपको बाहर ही सोना पड़ेगा। इन 2 कमरों में तो आपके लिए जगह नहीं है। सास को जवाब देकर दोनों बहुएं धमकाकर फिर से अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और सविता चुपचाप अपनी खाट पर बैठ जाती है। मेरे बहुओं को तो तरस ही नहीं आता। अरे इस उम्र में मुझे बरामदे में खाट पर लिटा रखा है। अगर मैं ऐसे ही यहाँ रही तो थोड़ी देर में मेरा तो भरता बन जाएगा। थोड़ी देर में सरला के घर चली जाती हूँ। सविता गर्मी से मचलती हुई अपनी पड़ोसन सरला के घर जाती है और जल्दी से कूलर की ठंडी हवा का मजा ले रही सविता के पास जाकर बैठ जाती है। कश्मीर की ठंडी हवा का जैसा नजारा आ रहा है इस कूलर की हवा में तो। सच्ची में गर्मी बहुत है बाहर। बहन गाढ़ा नमक मिर्च लगाकर बाहर निकल जाओ ना तो रोस्ट ही हो जाएंगे। सच में ऊपर से मेरी बहू है। अरे हाँ, तू कैसे रह लेती है बरामदे में अपनी बहुओं से? कहती क्यों नहीं तुझे भी कमरे में रखे? अरे उनके मुंह में तो एक ही बात है, 2.5 कमरे का ससुराल है, उस 2.5 में से 2 तो उन लोगों ने ले लिया, बचा हुआ मुझे दे दिया। बड़ी नाइंसाफी कर रही है तेरी बहुएं तेरे साथ। भला गर्मी में इस तरह सास को कोई बाहर निकालता है? मेरी बहुओं ने तो 12 महीने के लिए मेरी खाट कमरों से बाहर कर दी है। क्या कर सकते हैं, घर घर की कहानी है। जिस घर में ना पूछो वो घर अच्छा है। सरला और सविता आपस में बातें करती हैं। अपनी बहू की खूब सारी चुगली करके सविता को एक राहत भरी सांस आती है। रात के समय दोनों बहुएं कमरे में कूलर चलाकर आराम से सो रही होती है और बरामदे में लेटी हुई सविता को बस एक फर्राटे का सहारा होता है। लेटे लेटे सविता का बदन पसीने से तरबतर हो जाता है। हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी गर्मी गर्मी, ये पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। मेरी दोनों बहुएं कैसे चैन से सो रही है और सास को तंदूर में लिटाया हुआ है। सुबह होने तो अच्छे से खबर लूंगी इन दोनों की मैं। अगली सुबह दोनों बहुएं तरोताजा अपने अपने कमरे से बाहर निकलती है और गर्मी की वजह से रात भर ना सोई हुई बेचारी सविता को खाट पर बैठे बैठे नींद के झटके आ रहे थे। अरे माँ जी क्या हो गया, रात को चौकीदारी कर रही थी क्या जो ऐसे बैठे बैठे सो रही है? या कोई खास काम कर रही थी जो नींद पूरी नहीं हुई आपकी और अभी भी नींद के झटके ले रही हैं? तुम दोनों बहू के होते हुए मेरी नींद कैसे पूरी हो सकती है? क्यों, हम क्या आपकी आंखों के पलकों के ऊपर बैठी हुई हैं माँ जी? अरे पलकों पर बिठाने की बात तो दूर की है दीदी, माँ जी तो हमें अपने बगल में भी ना बैठने दे। पहले काम तो ऐसे कर के मैं तुम्हें पलकों पर बिठा सकूं। तुम दोनों की जो हरकत है ना उसे देखकर मुझे लगता है तुम्हें भरी दोपहर में छत पर बैठना चाहिए। क्यों बैठे इतनी गर्मी में छत पर? कौन से पाप किए हमने? इतनी गर्मी में छत पर बैठकर मरना है क्या हमें? सारे पाप तो मैंने किया है, तुम दोनों को अपने घर की बहू बनाकर। बहुत बहस हो गई, हम दोनों जा रहे हैं नाश्ता बनाने और आज नाश्ते में बनेगी ब्रेड जैम और चाय। बस। यह क्या नाश्ता हुआ ब्रेड जैम और चाय का? तो क्या इतनी गर्मी में अब सुबह सुबह हम 56 भोग बनाएंगे? हमारे बस की ना है। अरे तो नाश्ते में कोई आलू के पराठे, गोभी के पराठे, कचौरी, समोसे, छोले भटूरे ये बना लो। रोटी सब्जी बनाने में ही बदन से आत्मा निकलने को हो जाती है इतनी गर्मी में, और आपको ये सब तला हुआ खाना सूझ रहा है? हम नहीं बनाने वाले ये सब कुछ। दोपहर में भी खाने में खिचड़ी बनेगी, चुपचाप खा लेना। अरे क्यों खा लूं? तुम दोनों को इस ससुराल में रसोई इसीलिए बना कर दी थी ताकि मुझे मेरी पसंद का खाना मिल सके। इस 2.5 कमरे के ससुराल में मुट्ठी भर जितनी रसोई बनाकर दी है आपने। रसोई में जाकर ऐसा लगता है किसी अंधेरे कोने में जाकर खाना बना रहे। और नहीं तो क्या, अरे रसोई होनी चाहिए एकदम हवादार, जहां पर बाहर की हवा है। और हमारे 2.5 कमरे के ससुराल की रसोई तो माचिस की डिब्बी है, कोई आग लगाए तो फट जाए। तुम दोनों को तो बस अपने 2.5 कमरे के ससुराल की बदनामी करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। इज्जत करने लायक इसमें है ही क्या? लोगों के घर होते कितने बढ़िया खुले खुले, और एक हमारा कहाँ शुरू कहाँ खत्म कुछ पता ही नहीं चलता। अरे सर के ऊपर छत है, इतना शुक्र बना लो दोनों के दोनों। शुक्र मना करिए, हम बड़े आराम से यहाँ रह रहे हैं, वरना अब तक तो हम दोनों अपना बैग उठाकर मायके चली जाती। हम ही है जो यहाँ 2.5 कमरे जैसे ससुराल में रह रही हैं। कोई और होती ना तो कब की चली गई होती। सास अपनी बहुओं को कुछ नहीं बोल पाती। बहुएं रसोई में जाती है और ब्रेड जैम और चाय का नाश्ता बनाती है। सविता मन मारकर नाश्ता कर लेती है। बढ़ती गर्मी के चलते बहू की मनमानी भी बढ़ती जाती है और अपनी दोनों बहुओं के बीच में सविता आटे में घुन के जैसे पिसती चली जाती है। उसी रात जब दोनों बहुएं सोई हुई थी तब
मुझे गर्मी में मार कर ये दोनों आराम से सो रही हैं। आज इनकी भी नींद हराम करती हूँ। सविता उठती है और घर के पावर बॉक्स का मेन बटन बंद कर देती है। दोनों बहू के कमरे में चल रहे कूलर, पंखे सब बंद हो जाते हैं। अजी उठिए ना, आप कैसे सो रहे हैं? देखिए ना, लाइट चली गई है। तो इसमें मैं क्या करूं? चली गई तो चली गई, आ जाएगी अपने आप। मैं बहुत थका हुआ हूं, सोने दो मुझे। अरे क्या अजी, मुझे पसीना आ रहा है और आपको सोने की लगी है। जाइए ना, जाकर देखिए लाइट को क्या हुआ है। विनोद अपने कमरे से निकलता है और दूसरे कमरे से उसका बड़ा भाई उदय भी निकलता है और दोनों ही उबासी लेते हैं। ये घर वालियां भी ना चैन नहीं लेने देती। जरा लाइट क्या चली गई, पॉपकॉर्न की तरह उछल रही है। क्या हुआ बेटा? 2 घड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है क्या तुम्हारी बीवियां? नहीं कर पा रही है। आप ना इस बार इन्वर्टर लगा दीजिए घर में। और नहीं तो क्या, अगर गर्मी में ऐसे ही पावर कट लगते रहेंगे तो हम तो पिघल जाएंगे दोनों की दोनों। पहले ही कूलर पंखों की वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, ऐसे में इन्वर्टर कहां से लगवा दे? हाथ तंग है अभी। और वैसे भी हम तो काम करके थक के आते हैं, हमें तो नींद आ जाती है, चाहे लाइट हो चाहे लाइट ना हो। तुम दोनों को पता नहीं कितनी गर्मी लगती है। हमें अकेले गर्मी लगती है क्या? माँ जी को भी तो लगती है, उनके लिए तो लगवा दीजिए। अरे हाँ, हम तो जवान है लेकिन माँ जी तो बुजुर्ग है, उनका तो ख्याल कर लीजिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वैसे तुम्हें अपनी सास का ख्याल नहीं आता और अब तुम्हें इन्वर्टर लगवाने के लिए सास का ख्याल आ रहा है। तो फिर ठीक है, अगर इस 2.5 कमरे के ससुराल में इन्वर्टर लगा भी तो उसकी लाइट इन 2 कमरों में ही जाएगी, आपके हिस्सों में बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक, जब आपको सुख चाहिए नहीं तो फिर आपको देना भी क्यों? अरे तुम दोनों अपनी बहस बंद करो, चलो विनोद जाकर देखे पावर कट क्यों लगा है। दोनों भाई घर में पावर बॉक्स देखते हैं और बटन चालू कर देते हैं और लाइट आ जाती है। बटन बंद हो गया था इसलिए लाइट चली गई थी। समझ में नहीं आ रहा, बटन अपने आप कैसे बंद हो गया? लगता है माँ जी के ही गुर्दे लाल हो रहे थे हमें आराम से सोता देखकर, इन्होंने ही बंद किया होगा। वाह बहू वाह, अब बटन बंद करने पर भी तुम दोनों मेरा नाम लगा रही हो। मैं बुढ़िया यहाँ आराम से लेटी हुई थी, मुझे नहीं पता किसने किया किसने नहीं। अरे छोड़ो, जाने दो ना, चलो चलकर आराम करते हैं, सुबह काम पर भी जाना है। सभी लोग अपने कमरों में चले जाते हैं और सविता वापस अपनी खाट पर लेट जाती है। ऐसे ही हर दिन सविता कोई ना कोई तरकीब से अपनी बहू को गर्मी में परेशान करती रहती, पर फिर भी बेचारी को अपनी बहू के कमरे में जगह नहीं मिलती है। ऐसे ही एक दोपहर सविता को एक आवाज सुनाई देती है। गन्ने का जूस, जी हाँ 20 रुपए वाला बड़ा गिलास लीजिए, हमारी गाड़ी के पास गन्ने का जूस। अरे वाह, गन्ने के जूस वाला आया है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करूं? गन्ने का जूस तो पीना ही है। गन्ने का जूस पीने के लिए सविता गर्मी में खाट पर लेटे लेटे नाटक करने लगती है। हाय मैं मर गई, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, लगता है भगवान मुझे बुला रहे हैं, मेरा जी घबरा रहा है। क्या हो गया माँ जी, क्यों दहाड़े मारी हो? अरे मुझे घबराहट हो रही है, गर्मी से मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे जल्दी से किसी ठंडी जगह पर ले चलो। आपको क्या हम फ्रिज में बंद कर दें? ठंडी जगह तो ऐसे बोल रही माँ जी जैसे कश्मीर यहाँ से ई रिक्शा लेकर चले जाएंगे। अरे बातें बाद में कर लेना बहू, जल्दी से मुझे कूलर के आगे ले चल, मैं बेहोश हो जाऊंगी। बहुएं अपनी सास को ऋतु के कमरे में ले जाती है और सविता आराम से बिस्तर पर लेटकर कूलर की हवा का मजा लेती है। तभी फिर से आवाज आती है। गन्ने का जूस, जी हाँ 20 रुपए का बड़ा वाला गिलास लीजिए, हमारी गाड़ी के पास गन्ने का जूस। बहू जा मेरे लिए गन्ने का जूस ले आ, मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। इस 2.5 कमरे के ससुराल में आज तक हमें तो राहत मिली ना, और आपको कहाँ से मिल जाएगी? अरे बात है बाद में करना, पहले जूस लेकर आ, बड़ा वाला 20 रुपए वाला लाना। ऋतु बाहर जाती है और गन्ने का जूस लेकर आती है। सविता ठंडा ठंडा जूस पीती है। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब मैं अभी ना शाम ढलने तक इसी कमरे में लेटी रहूंगी। क्यों लेटी रहेंगी? मेरा कमरा है, जाकर अपनी खाट पर लेट जाओ। तो क्या कमरा दहेज में लेकर आई थी बहू? घर तो मेरा है ना, तुमसे पहले मैं आई थी इस घर में। आई थी जब आई थी, पर अब इस 2.5 कमरे के ससुराल में ये मेरा कमरा है। तो 2.5 में मेरा भी बराबर का हक है, मैं भी तुम दोनों को यहाँ लेकर आई हूँ। वो हमें नहीं पता, हमें हमारा हक लेने दीजिए, जबरदस्ती हमारे हक में अपना हक मत घुसाइए। तीनों सास बहू में फिर से जमकर बहस हो जाती है और इस 2.5 कमरे के ससुराल में तपती गर्मी में घमासान युद्ध होता ही रहता है, लेकिन हर बार युद्ध में नतीजा कुछ नहीं निकलता। ऋतु सास को कमरे से बाहर कर देती है और दोनों बहुएं अपना अपना कमरा बंद कर लेती हैं। ऐसे तो मेरी गर्मियों में दाल बिल्कुल नहीं गलेगी,
अब अगर बची हुई गर्मी अगर राहत से बितानी है तो मुझे कोई तगड़ी स्कीम लगानी होगी, जिससे मेरी दोनों बहुएं मेरे आगे पीछे फिरकी की तरह घूमेंगी। अगले दिन सविता सरला के घर जाती है और वहां से सबकी नजरों से छुपते छुपाते कुछ गहनों की डिब्बे लेकर आती है और अपनी खाट पर बैठी सविता अब आराम से एक एक डिब्बे से गहने निकालकर देखते हुए बोलती है, मैंने तो सोचा था अपनी बहू को अपनी ये सारी अमानत दे दूंगी, ये सोने के हार, चूड़ियां, अंगूठियां सब दे दूंगी, पर मेरी बहुओं को तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। लगता है ये सारे गहने अब मुझे गरीबों को देने पड़ेंगे। बहुएं छुपकर अपनी सास की बात सुन लेती है और अब उनके मन में गहनों के लिए लालच आ जाता है और सास के लिए झूठा प्यार भी जाग जाता है। माँ जी, ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, गर्मी बहुत है ना। अरे नींबू पानी छोड़िए माँ जी, आप ये ठंडा ठंडा सब्जा का शरबत पीजिए, गर्मियों में सबसे अच्छा होता है। माँ जी, आप मैंगो शेक पियेंगी? मैं अभी बनाकर लाती हूँ। मैंगो शेक छोड़िए, आप वनीला शेक पियेंगी, मैं लेकर आती हूँ। क्या हो गया अचानक से तुम दोनों को मुझ पर इतना प्यार कैसे आ गया? वो क्या है ना, हम दोनों गर्मी की वजह से बौरा गई थी। हम समझ ही नहीं पा रही थी कि हमारी तरह आपको भी तो गर्मी लगती होगी। इस 2.5 कमरे के ससुराल में हम आराम से कूलर के आगे रहे और आप ऐसे बाहर रहे, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी इस 2.5 कमरे के ससुराल पर सबसे पहला हक तो आपका ही है ना। चलिए माँ जी, मेरे कमरे में चलिए, कूलर चलाकर आराम से लेट जाइए, मैं आपके पैर भी दबा दूंगी। चल गया मेरा चक्कर, सही निशाना बैठा है मेरे गहनों का। अब तो मेरी गर्मियां बिल्कुल आराम से कट जाएगी। पायल की नहीं माँ जी, आप मेरे कमरे में चलिए, मैंने आपके लिए नई बेडशीट भी बिछाई है। नहीं नहीं माँ जी, मेरे कमरे में जाएंगी। नहीं माँ जी, मेरे कमरे में जाएंगी। कमरे में चली जाऊंगी, वैसे अभी पहले ना मेरा कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। अरे बताइए ना क्या खाना है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। पर बहू, तुझे तो गर्मी में रसोई में खाना बनाने में चक्कर आ जाते हैं, कैसे बनाएगी तू? अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आप बताइए तो सही आपको क्या खाना है। छोले भटूरे, पाव भाजी, नमकीन चावल, आलू पूरी, राजमा चावल, कड़ी चावल, पनीर मसाला, बटर नान, जो खाना है मैं सब बना दूंगी। और अगर इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा ना माँ जी, मुझे बताइए, हम बाहर से ऑर्डर कर देते, लेकिन आपकी पसंद को पूरा जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, पहले मैं ऋतु बहू के कमरे में ही चलती हूँ। सविता ऋतु के कमरे में जाती है। गहनों के लालच में दोनों बहुएं भरी गर्मी में भी अपनी सास की हर डिमांड को पूरा करती चली जाती है। 2.5 कमरे का ससुराल, जो कल तक ऋतु और पायल को किसी जेल से कम नहीं लग रहा था, वही उन्हें अब स्वर्ग जैसा लग रहा था, ऐसे ही रसोई में खाना बनाते हुए। बस माँ जी, जल्दी से हम दोनों को वो गहने दे दे। मैं तो बड़ी बेसब्र हुई जा रही हूँ गहने देखने और पहनने के लिए। जितना हो सकता है उतनी हमें माँ जी की सेवा करनी होगी, ताकि वो खुश रहे और जल्दी से हम दोनों में गहनों का बंटवारा कर दे। वही तो, बस एक बार गहने मिल जाए, फिर तो माँ जी को वापस उनकी जगह पर भेज देंगे। फिर तो इस 2.5 कमरे के ससुराल पर पूरे तरीके से अपना हक जमा लेंगे। हाँ, अभी तो इस 2.5 में भी थोड़ा हिस्सा उनके पास है। एक बार गहने हाथ लग जाए फिर वो भी नहीं रहने देंगे। बहुएं अपनी सास से 4 कदम आगे और सास अपनी बहू से 4 कदम आगे। लगभग गर्मी का 1 महीना दोनों बहुएं सास की जम के सेवा करती हैं। और माँ जी, आप एक दिन अपने गहने देख रही थी ना? हाँ माँ जी, आपने उन गहनों को कहाँ रखा है? फिर दोबारा तो देखा ही नहीं हमने। वो मैंने संभाल कर रख दी है बहू, तुम दोनों के लिए ही तो है। नहीं माँ जी, वो क्या है ना, हमें आपकी जरूरत है, गहनों की नहीं है। बिल्कुल, बहुत प्यारी सास है हमारे पास, हम गहनों का क्या करेंगे? अरे इस 2.5 कमरे के ससुराल में तुम दोनों ने बहुत सारे दुख देखे ना बेटा, इसीलिए जाते जाते उन गहनों को मैं तुम दोनों को दे दूंगी। मेरा क्या है, बुढ़ापे में कब चल बसू क्या पता। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे, हमें तो आपका आशीर्वाद भी बहुत है। बिल्कुल, और इस 2.5 कमरे के ससुराल में तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है आज तक, और न आगे कभी होगी। भगवान की दया से बहुत जगह है हमारे पास। बहुओं की झूठे मीठे बोल सुनकर सविता मन ही मन खूब मुस्कुराती है और सविता की बातों से उन दोनों बहुओं का भी गहनों का लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। गर्मियों का मौसम लगभग अब खत्म होकर सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और ऐसी एक सुबह, माँ जी अब तो गर्मियां भी खत्म हो गई। मैं क्या कह रही थी, आप हमें जो गहने देने की बात कर रही थी ना, दे ही दीजिए। वो क्या है ना, हम दोनों की ही मायके में शादी आ रही है, तो हम दोनों गहने पहनकर जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं तुम दोनों को गहने दे दूंगी, तुम दोनों आराम से अपने मायके में नए सोने के गहने पहनकर जाना है। सास की बात सुनकर पायल और ऋतु खुशी से फूल जाती है और अगली सुबह 4 बजे उठकर सविता शोर मचाती है। चोर चोर चोर, कोई है, मेरे गहने चोरी करके ले गया। विनोद बेटा, उमंग बेटा, पायल बहू, ऋतु बहू, जल्दी आओ।
क्या हो गया माँ, क्यों चिल्ला रही हो? कौन चोर आ गया? कहां से आ गया? इस 2.5 कमरे के ससुराल में चोर को चोरी करनी थी और कुछ ले जाता, गहने क्यों ले गया? पूरी गर्मियां सास की सेवा में निकाल दी थी गहनों के लिए और अब अंत में गहने ही चले गए। मुझे माफ कर देना बहू, पर अब मैं तुम्हें गहने नहीं दे पाऊंगी और अब तो चोर का मिलना भी मुश्किल है। ना मेरे पास अभी इतना पैसा है कि नए गहने बनवा सकूं। सास की बात सुनकर दोनों बहू का मुंह उतर जाता है, लेकिन सविता को पूरी गर्मी अपनी बहुओं से अपनी खातिरदारी करवा कर खूब मजा आता है। सुबह के 5 बजे हैं और सबके अलार्म बज रहे हैं। पूरी अय्यर फैमिली ब्रश कर रही है, कसरत कर रही है, नहाने जा रही है और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चाय पी रही है। याल्ला इडली गरम सांबर के साथ। थैंक यू अम्मा। अय्यो, आप पहले ब्रेकफास्ट करिए। खाने के टेबल पर अखबार पढ़ना इज बैड मैनर्स। हमको मालूम जी, लो रख दिया। अब लाओ इडली। वाह वाह वाह, गरम सॉफ्ट इडली का बात ही कुछ और है जी। और अम्मा के हाथ की इडली की बात ही कुछ और है। तुम देखना विक्रांत, रात का तुम्हारे लिए भी आज से लड़के लाएगी जो इससे भी अच्छी इडली बनाते होगी। क्या नहीं जी, हमारा विक्रांत लाखों में एक जी। हम उसके लिए आसमान की परी ढूंढ के लाएगा जी। देखिएगा अम्मा, कहीं वो परी आसमान में ही फुर्र ना हो जाए। सब हंसने लगते हैं। ये तो हमारे अय्यर परिवार की थी बोरिंग जिंदगी। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी। मेरा मतलब है दिव्या सिंह की जिंदगी, जहां कोई नियम नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस है तो सिर्फ मजा मजा मजा। अलार्म बज रहा है जिसपे सुबह के 10 बज रहे हैं। दिव्या बिस्तर पर है और सब कुछ बिखरा पड़ा है। बाबा जी, मैंने तो टाइम का पता ही नहीं चला। आज तो मेरे नए ऑफिस में मेरा पहला दिन था। अरे बाबा जी, आपको कहा तो था उठा देना, आपने फिर लेट करवा दिया। कोई ना, फटाफट कर लेती हूँ, नहाती नहीं हूँ, ब्रेड बटर खा लेती हूँ, शाम को आकर नहा लूंगी। मैं वैसे भी रोज रोज नहाकर क्या ही कर लूंगी। वो जल्दी से कपड़े बदल लेती है और कान में हेडफोन डाल के निकल लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अय्यर परिवार का और दिव्या सिंह की लाइफ का एक दूसरे से आखिर क्या लेना देना है। अरे भैया, लेना देना है, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे इन दोनों की जिंदगी एक दूसरे से टकराने वाली है और इसके बाद जो पटाखे फूटने वाले हैं इसके बारे में तो आप पूछिए मत। चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते, देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो आखिर मिलते कैसे। अरे निम्मो आंटी, आपको तो पता है ना, मुझे ये फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं होता। मेरा मतलब है कि उन्हें मेरे साथ एडजस्ट नहीं होता। मेरी हरकत ही ऐसी है, कुछ दिनों बाद वो ना मुझे अपने घर से निकाल देते हैं। देख दिव्या, दिलजीत ने मुझे कन्नड़ा से फोन किया है तेरे वास्ते कोई फैमिली ढूंढूं जिसके पास बंगलुरु में तू किराए पर रह सके। अकेले ना तू ठीक से खाती है ना इंसानों की तरह रहती है, इसलिए मैंने भी तेरे वास्ते एक अच्छी सी फैमिली देखनी पड़ी। बड़े ही अच्छे लोग हैं, घर में सिर्फ 3 लोग। एक तेरा कमरा एक्स्ट्रा होगा और खाना पीना भी सब रेंट में ही इंक्लूड होगा। निम्मो आंटी, मम्मी खुद तो कनाडा में रहती है और यहाँ मुझे फंसा देती है किसी भी फैमिली के साथ। ये तो गलत बात है ना। अब वो तुम माँ बेटी जानो, मैंने तो एडवांस भी दे दिया है और अभी तेरे बाद उनसे ही बात करने वाली हूँ। ठीक है, आप उन्हें मेरे बारे में अच्छे से बता दीजिएगा, ऐसा ना हो कि उन्हें बाद में मुझसे शिकायत होने लगे। देख पुत्र, थोड़ा एडजस्ट तो तुझे भी करना होगा ना, थोड़ा शांति से अच्छे से बात कर लिया कर। क्यों जंगलीपन पे उतर आती है? और अब तो बंगलुरु में तेरी जॉब भी लग गई है, यानी घर मिलना बहुत मुश्किल है। समझी मेरी बात को? जी जी निम्मो आंटी, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी। वैसे कब जाना है वहाँ? बताती हूँ पुत्र, चल रखती हूँ। इससे तो बात हो गई, अब मिसेस अय्यर से भी बात कर लेती हूँ। निम्मो जी, बोलिए जी, कैसे हैं आप? बस जी बाबा जी की मेहर। आपने कमरे के लिए कहा था ना कोई किराएदार ढूंढने को, बस उसी के लिए आपको फोन किया था मैंने। मेरी पहचान में है कोई, वहीं आपके पास किराए पर रहने आ रही है। उसकी मम्मी ने एडवांस भी भेज दिया है, बस आप उसका चंगे से ख्याल रखिएगा। देखिए लड़की ना जरा चंचल है लेकिन मन की बड़ी साफ है, आप उसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अय्या निम्मा जी, जब हम बैंगलोर आए थे तब आपके पास ही हम किराए पर रहते थे।
आपने हमारा बड़ा साथ दिया जी। हम आपके रिश्तेदार का अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। जी जी, मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, वो आपसे बात कर लेगी। ठीक है जी, फिर मिलता है जल्दी जल्दी। हाँ जी, सत श्री अकाल। अय्यर के घर रहने आ रही है हमारी दिव्या सिंह। जहाँ खाने की टेबल पर शांति से खाना खाया जाता है, वहाँ हमारी दिव्या डीजे चलाती है। इन दोनों का आपस में मिलन कैसा होगा ये सोचकर मुझे तो घबराहट सी हो रही है। चलिए देखते हैं इनकी पहली मुलाकात कैसी होती है। अयो, तुमने वो हमारी नए किराएदार का कमरा ठीक कर दिया ना? हाँ जी, काबा का कर दिया। तुम क्या टेंशन लेता जी? टेंशन की बात नहीं है। निम्मो जी ने पहली बार हमसे कुछ कहा, हमारा फर्ज है उनके रिश्तेदार की खातिरदारी करना, उसको कोई कमी नहीं होना चाहिए। अरे चिल्लप्पा, कोई कमी नहीं होगी इसको। लेकिन वह अभी तक आई क्यों नहीं? उसने तो कहा था शाम के 8 बजे आ जाएगी। अय्या, उसका बात सही जी। वही ना, आती होगी। हम थोड़ा और वेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 15-20 मिनट इधर उधर चलता है। अय्यर फैमिली दिव्या का वेट कर रही थी। उन्हें लगा था कि 15-20 मिनट में दिव्या आ ही जाएगी। लेकिन हमारी दिव्या तो पूरे 2 घंटे लेट थी। और जब घर आई तो बिखरे से बाल, हाथ में सामान, कानों में हेडफोन, जीन्स फटी हुई और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल। सॉरी जी, थोड़ी सी देर हो रही है। माई सेल्फ दिव्या सिंह। आप पूरा 2 घंटे लेट है जी, उसका थोड़ी सी देर नहीं बोलते। हाँ जी, मैं ना बड़ा सॉरी फील कर रही हूँ जी, लेकिन मुझे बैंगलोर के रास्ते पता नहीं थे ना जी, घूमते घूमते पहुंची हूँ, बड़ी थक गई हूँ। आप मेरा सामान उठा लेंगे प्लीज? कौन मैं? हाँ जी, आप ही तो कह रही हूँ। अब अंकल जैसे कहूंगी सामान उठाने को तो अच्छा नहीं लगता ना। अब आप आ रहे हैं जी कि मैं कुछ और बोलूं? आइए। ओके अंकल जी, आंटी जी, गुड नाइट, सत श्री अकाल, सुबह को मिलते हैं। चलिए मेरा सामान उठाइए। हाँ जी, आया कितनी अजीब लड़की है जी, पूरा का पूरा अजीब। चलो अब सोता है जी। आपका कमरा तो बड़ा प्यारा है जी। थैंक यू। आपका सामान? थैंक यू। या आपके पैर पर चोट कैसे लगी? अरे कोई ना जी, बस से आ रही थी तो लोगों ने धक्का मार दिया, सीधा जमीन से जाकर टकराई, उसी में लग गई। अरे तो आपने बार क्यों न बताया जी, हम सब आपको गलत समझ रहे थे। अरे कोई बात नहीं जी, अगर मैं बता देते पहले दिन आपके घर पहुंचने के लिए मेरा ये हाल हो गया तो आपकी अम्मा अप्पा को बुरा लगता ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। वो लोग आपको अजीब समझ रहे हैं। अरे कोई ना जी, मुझे आदत है, लोग मुझे पागल और अजीब समझ ही लेते हैं। लेकिन आप उतने पागल है नहीं, दिल के बड़ी साफ है। आप पहले हैं जो मुझे पागल नहीं कह रहे। वैसे मैं इतनी सीधी नहीं हूँ। हाँ ठीक है, आप आराम करिए, हम सुबह ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। ओके जी, गुड नाइट। दिव्या और विक्रांत के घर वालों की पहली मुलाकात तो खैर कुछ खास नहीं रही, लेकिन विक्रांत ने दिव्या में वो देखा जो शायद बाकी लोग नहीं देख पाते थे। लेकिन दिव्या सिंह भी इतनी जल्दी किसके समझ में आने वाली थी। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा, लेकिन हमारी दिव्या तो आराम से सो रही थी। अया ये लड़की आप तक सो रही है, सुबह के 8 बज रहे। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया। गुड मॉर्निंग। नाश्ते में क्या बनाया आपने? बहुत भूख लगी है मुझे। तुम्हारी सब बिना नाए नाश्ता करेगी? हाँ तो मैंने तो ब्रश भी नहीं किया, भूख लगी है बड़ी तेज। विक्रांता, सॉरी। राधिका, इसके लिए इडली बना दो। हाँ, इडली के साथ ना आलू हो तो वो भी दे दीजिएगा। इडली के साथ आलू कौन खाता? अरे क्यों नहीं, जब डोसे के साथ आलू खा सकते तो इडली के साथ क्यों नहीं? कहाँ लिखा है खा नहीं सकते? बताइए। अरे लिखा तो कहीं नहीं है। तो फिर चलिए आंटी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ इडली बनाने में। तुमका आता खाना बनाना? अरे मैंने सब कुछ आता है, खाना बनाना भी और लोगों को पकाना भी। दिव्या की अजीब सी हरकतें राधिका और प्रशांत को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। उनकी नजर में दिव्या बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थी और उस पे आज दिव्या अपने कुछ दोस्तों को घर पर लेकर आ गई। आंटी जी मिलिए, ये है मेरे दोस्त राहुल और अधीरा। अधूरा नाम किसका होता है? या अधूरा नहीं अम्मा, अधीरा।
तुमको पहले बताना था कि तुम दोस्त को लेकर आ रही हो। ऐसा इस घर में नहीं चलेगा। देखो दिव्या। सॉरी अंकल जी, आगे से ध्यान रखूंगी। पर आज तो ये दोनों यहीं रहेंगे मेरे कमरे में, कल सुबह चले जाएंगे जी। दाना या लारा का भी है। हाँ जी, क्यों आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, हम तुम्हारी अम्मा तोड़िया, हम क्यों चिंता करेगा जी। तुमको जो करना है करो, लेकिन आवाज नहीं करने का, ठीक है? तुमको पता है हम जल्दी सो जाते हैं। जी आंटी जी। ये आंटी है या हिटलर? अरे चुप करना, सुन लेगी। आया हमका हिटलर बोल रही थी ना। अरे नहीं अम्मा, आपने गलत सुना। कैसी लड़की जी, माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है क्या इसको? कौन इसको फ्यूचर में अपने घर की बहू बनाएगा? ये तेरे बारे में इतना सब कुछ कह रहा है तो कुछ कहती क्यों नहीं है? अरे कोई बात नहीं ना, चलो हम कमरे में चलते हैं। चलो ना यार। दिव्या के दोस्तों के घर आने से राधिका और प्रशांत को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए विक्रांत दिव्या से बात करने गया जब वो बालकनी में खड़ी थी। आपको बता कर आना चाहिए था ना, अम्मा अप्पा को किसी का भी यूं घर पे बिना बुलाए आना पसंद नहीं है। सॉरी ना जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे तेरा जन्मदिन है और तू यहीं खड़ी है, चल ना अंदर। हाँ तुम लोग फिल्म शुरू करो, मैं आती हूँ बस। ठीक है, जल्दी आ। आज आपका जन्मदिन, सारे अम्मा अप्पा ने आपको बर्थडे के दिन डांट दिया। अरे कोई बात नहीं जी, मुझे आदत है। वैसे भी मेरे जैसी बिगड़ी हुई लड़की को कौन ही पसंद करेगा। लेकिन मैं ना ऐसी नहीं थी। मेरे पापा कुछ साल पहले ही एक बीमारी के चलते चल बसे। मम्मी अपने मायके वालों के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गई। मैं यहाँ दादी के साथ थी। कुछ साल पहले उनकी भी डेथ हो गई। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, यहाँ जॉब करने चली आई। परिवार के साथ रहना क्या होता है मैंने पता ही नहीं। अब जब देखो हंसती रहती है, मजाक करती रहती है, चीजें खराब करती रहती है। कौन जान सकता था कि अब इतने बड़े दर्द को छुपा रही है। मैं ऐसी हूँ मनमोजी इसीलिए शायद लोग मुझे पागल कहते हैं। वो पहली बार था जब विक्रांत को दिव्या के लिए मन में कुछ हो रहा था, लेकिन वो क्या था उसे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। दिव्या के लिए ये बस उसकी हमदर्दी थी या कुछ और, ये तो विक्रांत का मन भी अभी तक समझ नहीं पाया था। आंटी जी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? डोसा। रकम देते हो? क्या हुआ आंटी जी, अब ठीक तो है? नहीं ठीक है, बस थोड़ा सा सर भारी भारी हो रहा है। आंटी जी आप बैठिए, मैं बना देती हूँ डोसा, आप आराम कीजिए। चलिए। अरे नहीं, तुमका आता डोसा बनाना, मैं बनाएगी। आंटी जी ऐसी कोई डिश नहीं है जो दिव्या को नहीं आती। आप बैठिए तो सही, मैं डोसा भी बनाएगी, आपकी चंपी भी करेगी। अरे ना, हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। आंटी जी आप बैठिए तो ऐसी चंपी करूंगी कि आपका सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे तुम सुनता क्यों नहीं है? दिव्या राधिका के सर की मालिश करने लगती है, जिससे राधिका को बहुत अच्छा लगता है और नींद भी आ जाती है। इतनी देर में दिव्या सबके लिए डोसा भी बना देती है। तुम क्या कर रहे हो रसोई में? आंटी को नींद आ गई है, आप लोग बैठिए, मैंने डोसा बनाया है, लीजिए खाइए। आपको आता है डोसा बनाना? ऐसा कोई काम नहीं है जो दिव्या सिंह को आता नहीं है। लीजिए खाइए। और हम ना एक कॉमेडी फिल्म भी देखते हैं, चलिए। अरे नहीं, खाते वक्त कुछ नहीं करने का। अरे अंकल जी, एक दिन तो सब लोग चीट डे करते हैं, आज हम भी करते हैं ना, आइए बैठिए। अप्पा ये देखिए, बहुत फनी फिल्म। देखो कैसा कर रहा है। दिव्या का खुला अंदाज और जिंदगी जीने का नया नजरिया अय्यर फैमिली के लिए नया था, लेकिन वो लोग भी उसे पसंद कर रहे थे। अगली सुबह अलार्म बजता है। आया सुबह के 8 बज रहे। आज पहली बार हम लेट हो गया। उनको भी कितना अच्छा लग रहा है। सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को चैंपी की वजह से नींद आ गई। तुम क्या लेट उठा? अरे कल हम विक्रांत और दिव्या के साथ कॉमेडी मूवी देख रहा था। क्या मूवी था, ऐसा ऐसा के पेट दुख गया। फिर हम लेट सोया तो आज लेट उठा। ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा है ना। चलो लेकिन अच्छा है, वो लड़की इतना बुरा नहीं है। विक्रांत बता रहा था कि उसके घर में कोई नहीं उसका ख्याल रखने को। उसकी मदर कनाडा रहती है, पापा की डेथ हो गई और दादी भी उसका चला गया है।
तब भी इतने पागल है ये लड़की। ये बात तो सही है, पागल तो है। कॉफी टाइम। आया तुम्हें क्या कॉफी लाया जी, मैं बनाते थे। अरे कोई बात नहीं आंटी, आज आप छुट्टी का मजा लीजिए। अरे लेकिन हमने ब्रश नहीं किया। अंकल जी आप बिना ब्रश के कॉफी पी कर तो देखिए, मजा आता है, पीजिए। अरे लेकिन पीजिए ना, आज मैंने ब्रेकफास्ट भी बनाया है, जल्दी कॉफी पीकर आ जाइए। यार लड़के थोड़ा ने पूरा पागल है। चलो आज बिना ब्रश का कॉफी पी कर देखते हैं। दिव्या का चंचल अंदाज प्रशांत और राधिका को अच्छा लग रहा था, लेकिन विक्रांत को तो दिव्या से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन विक्रांत को ये भी पता था कि उसकी अम्मा अप्पा की लिस्ट में दिव्या कभी भी उनकी परफेक्ट बहू नहीं बन सकती थी। दिव्या, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता और अम्मा अप्पा का दिल भी नहीं दुखा सकता। कोई नहीं जी, मानो पता है कि मैं आपकी इस क्यूट से फैमिली का हिस्सा कभी नहीं बन सकती, लेकिन आप अम्मा अप्पा का दिल मत दुखाना, क्योंकि माता पिता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। जिनके पास नहीं है ना, वो ही जानते हैं सिर्फ। सारे दिव्या। विक्रांत ये क्या कर रहे हो? वो अप्पा, मैं और दिव्या। बस विक्रांत, जो तुम कहने जा रहे हो वो तुम भी जानते हो पॉसिबल नहीं है। मेरी बात तो सुनिए। कमरे से अपना सामान उठाओ, कमरे से बाहर निकलो बिका पे। अप्पा प्लीज अपना सामान उठाओ कमरे से। जी अंकल। दिव्या कमरे से अपना सारा सामान उठाती है और घर से बाहर जाने लगती है। विक्रांत जानता था कि ये कभी ना कभी तो होगा ही, लेकिन ये उसने नहीं सोचा था कि ये सब इतना जल्दी होगा। कहाँ जा रहे हो? आपने कहा ना मैं चली जाऊं। हमने कहा कमरे से सामान उठाओ, ये नहीं बोला कि घर से निकल जाओ। अभी हमारी होने वाली बहू किराएदार थोड़ी ना हो सकती है। क्या होने वाली बहू मैं? अरे नहीं जी, वो पास वाली प्रिया। पागल। थैंक यू अम्मा अप्पा। अरे चलो चलो, आज इडली के साथ आलू ट्राई करते जे। और हाँ, साथ में ना कोको कोला भी पीते हैं। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। सॉरी जी, गलती से मिस्टेक हो गई, कॉफी पी लेते हैं।